दुनिया भर में तेल की कमी होने से अलग अलग देशों ने इस संकट से निपटने के लिए अब जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यानी अब पूरी दुनिया पर इस तेल संकट का असर पड़ने लगा है और अलग अलग सरकारें अपने अपने हिसाब से अपने देशों में नए फैसले ले रही हैं, नए कदम उठा रही हैं। जैसे थाईलैंड ने अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए कई जरूरी निर्देश जारी किए हैं। वहां पर सरकारी कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हालांकि जिन अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए उपस्थित रहना जरूरी है, उन्हें ऑफिस जाना पड़ेगा। लोगों से लिफ्ट की जगह ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। सरकारी दफ्तरों में कम से कम बिजली के इस्तेमाल और बिजली के उपकरण बंद रखने का निर्देश दिया गया है। ऊर्जा की खपत कम करने के लिए एसी का तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रखने और सरकारी अधिकारियों को सूट और टाई जैसे फॉर्मल ड्रेस की जगह हल्के या छोटे बाजू के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। और यदि स्थिति और बिगड़ती है तो थाईलैंड की सरकार वहां के दुकान, बाजार और सिनेमाघरों में लाइट कम करने और पेट्रोल पंप्स को रात 10 बजे बंद करने जैसे कड़े कदम भी उठा सकती है। वियतनाम की बात देखिए। वियतनाम में इस संकट के बाद आज फिर से पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। आज पेट्रोल की कीमत लगभग 8% और डीजल की कीमत लगभग 2% बढ़ गई। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से वियतनाम में पेट्रोल 44%, डीजल 59% और केरोसिन 66% तक महंगा हो चुका है। और फ्यूल प्राइस को स्थिर रखने के लिए अब वियतनाम की सरकार फ्यूल प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से अपनी जेब से पैसा खर्च कर रही है। वियतनाम की सरकार ने ईंधन की खपत कम करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को कहा है कि वो अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सुविधा दें। इसके अलावा सरकार फ्यूल पर लगने वाले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टैक्स को भी हटाने के बारे में वहां पर सोच रही है। पाकिस्तान में कई जगहों पर ऑयल डिपो के आसपास फ्यूल टैंकर्स की लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कमी की वजह से उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अब आपको ये भी सुनवाते हैं कि पाकिस्तान में जो फ्यूल टैंकर्स के ड्राइवर हैं वो क्या कह रहे हैं। 4 दिन से तेल ही नहीं पीछे से आ रहा है। तकरीबन बोल रहे हैं अभी ईरान ने बॉर्डर बंद किया हुआ है, तेल बिल्कुल नहीं आ रहा है, डिपो खाली पड़े हैं। तो उस वजह से बिल्कुल फारिग बैठे हैं, बेरोजगार हैं। तो भाई रियाज किया जाए, अब बेरोजगार है, ईद का मौका आ रहा है, रमजान का दिन है। 7 तारीख को आए हुए हैं भैया, नहीं गाड़ियां नहीं खाली कर रहे हैं। बोला मुल्क की हालात सही नहीं है। जहाँ 50 गाड़ियां खाली करता है वहाँ 5 गाड़ी खाली करते हैं और एक दिन करते हैं, दूसरे दिन नहीं करते। ये ड्राइवर है आपके सामने खड़े हुए सारे, ये कैलेंडर ड्राइवर ईद सर पे भैजान, तो क्या करें हम लोग। कोई लोडिंग भी नहीं हो रही, न अनलोड हो रही है, तो बैठे हुए परेशान हो। ये आपके सामने मिट्टी में बैठे हुए हैं, ना हमारा कोई वाली बारस है ना कोई और है। सर लोडिंग नहीं हैगी। ये डिपो गए ने ड्राइवर ते वो कहने तेल नहीं हैगा, तो 4-5-6 दिन तक तेल मिलेगा, फिर इंशाल्लाह काम चलेगा। ਤੁਹਾਡਾ हालात सही नहीं है मुल्क के, तेल नहीं है मुल्क में और गाड़ियां इसलिए खड़ा है सारा। तो ये पाकिस्तान का हाल है। और इस युद्ध के बाद श्रीलंका के लोग भी ज्यादा पेट्रोल और डीजल खरीदने लगे थे और वहां पर जमाखोरी शुरू हो गई थी। इस जमाखोरी को रोकने के लिए श्रीलंका की सरकार ने इस हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब 8% से भी ज्यादा बढ़ा दी है। ग्रीस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल और सुपरमार्केट में बिकने वाले कई सामानों पर मुनाफे की अधिकतम सीमा जो है उसे लागू कर दिया है, जिससे प्राइवेट कंपनियां इस संकट का फायदा उठाकर अपनी कीमतें न बढ़ा सकें। कतर में HSBC ने अपने सभी ऑफिस अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए हैं और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA ने यह घोषणा की है कि उसके 32 सदस्य देश अपने आपातकालीन भंडार से 40 करोड़ बैरल कच्चा तेल बाजार में जारी करेंगे। यह एजेंसी के इतिहास में सबसे बड़ा तेल रिलीज है। तो आप ये देख सकते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में अब इस ऑयल क्राइसिस का असर दिखना शुरू हो गया है और हर देश की समझ में जो भी वहां की सरकारों को ठीक लग रहा है वो नए नए कदम उठा रहे हैं। अमेरिका और ईरान युद्ध का असर अब हमारे देश पर भी दिख रहा है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हवाई टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं।
इन दोनों कंपनियों ने जेट फ्यूल के दाम बढ़ने की वजह से फ्यूल सरचार्ज अपना बढ़ा दिया है और बढ़ी हुई कीमतें 2 चरणों में लागू होंगी। पहले चरण में 12 मार्च से घरेलू उड़ानों और अफगानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों के लिए किराया 399 रुपये बढ़ा दिया गया है और पहले चरण में ही मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के हवाई टिकट 900 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक महंगे हो गए हैं, जबकि दूसरे चरण में 18 मार्च से यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का हवाई किराया प्रति टिकट 2300 रुपये से लेकर 4600 रुपये तक महंगा हो जाएगा। देश की जो दूसरी एयरलाइंस हैं जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट और आकाशा एयर ने भी उन्होंने अभी तक किराया बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन 6 फरवरी को जेट फ्यूल की कीमत लगभग $94 प्रति बैरल थी और युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले 27 फरवरी को यह कीमत $99 प्रति बैरल तक थी, लेकिन 6 मार्च को यह कीमत बढ़कर $157 तक पहुंच गई। यानी युद्ध शुरू होने के 5 दिनों में ही इस कीमत में 58% की वृद्धि हो गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस युद्ध की वजह से हालात कितनी तेजी से बिगड़ रहे हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक आने वाले दिनों में जेट फ्यूल के दाम और भी बढ़ेंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान युद्ध की वजह से शुरू हुए संकट का जिक्र किया है। केरलम में एर्नाकुलम में उन्होंने कहा कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संकट पर हमारे देश में कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। मुझे संतोष है कि गल्फ के हमारे सभी मित्र देशों की सरकारें भी हमारे देश के नागरिकों का पूरा ध्यान रख रही है। मैं उन सभी सरकारों का भी आभारी हूं। वहां हर देश पे जो हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे मिशन है, वे 24/7 उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन साथियों, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, ये कोरोना और यूक्रेन संकट के दौरान हमारे देश ने देखा। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध ने एक बार फिर से हमें आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया है।